शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी के साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आइए करते हैं आज के सफर की शुरुआत। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार डॉक्टर रमीज को लेकर और बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब तक की जांच में सामने आया है कि डॉक्टर्स और मॉडल्स को जाल में फंसाता था रमीज। पुलिस के हाथ कई अहम चैट्स भी लगे हैं जिनसे धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों पर जानकारी मिली है और साथ ही ये भी पता चला है कि रमीज जाकिर नाइक के वीडियो देखता था और उसे लगातार फॉलो करता था। अश्लील चैट, जाकिर नाइक के वीडियो, डॉक्टर रमीज के फोन से खुले राज, धर्मांतरण के डॉक्टर की डर्टी पिक्चर। केजीएमयू में धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार हुए डॉक्टर रमीज मलिक को लेकर अहम खुलासे हो रहे हैं। रमीज का जाकिर नाइक कनेक्शन, उसके फोन से मिले अश्लील चैट, धर्मांतरण के रैकेट का पर्दाफाश, रमीज के फोन से खुले कई राज। सबसे पहले बात करते हैं जाकिर नाइक कनेक्शन की। पुलिस को आरोपी रमीज के फोन से जाकिर नाइक के कई वीडियोस भी मिले हैं जिन्हें वो रोज सुनता और देखता था। पुलिस को डॉक्टर रमीज के फोन से अश्लील चैट भी मिली है, फोन से न्यूड तस्वीरें भी मिली हैं। कई महिला डॉक्टरों के साथ की गई चैट सामने आई है जिनसे डॉक्टर रमीज लगातार संपर्क में था। पीड़िता के अलावा कई दूसरी हिंदू लड़कियों के साथ की गई बातचीत भी मिली है जिससे ये संकेत मिलता है कि आरोपी एक से ज्यादा महिलाओं के संपर्क में था। साफ संकेत मिले हैं कि डॉक्टर रमीज धर्मांतरण के खेल में लिप्त था। डॉक्टर रमीज के फोन से कई मौलानाओं के वीडियोस भी मिले हैं। इन वीडियो में मौलाना तकरीर कर रहे हैं कि कैसे धर्मांतरण कराया जाए और उसके फायदे क्या हैं। दिल्ली धमाकों से भी डॉक्टर रमीज के तार जुड़े नजर आ रहे हैं। डॉक्टर रमीज आगरा में एमबीबीएस करने के दौरान दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी डॉक्टर शाहीन के भाई सर परवेज के संपर्क में आया था। उस वक्त डॉक्टर परवेज आगरा मेडिकल कॉलेज से एमडी का कोर्स कर रहा था। कहा जा रहा है कि इसी के बाद से वो धर्मांतरण के रैकेट से जुड़ा। जांच के बाद डॉक्टर रमीज को लेकर कई अहम खुलासे सामने आए हैं। जांच में पुलिस को कई अहम चैट्स मिले, धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों के चैट्स मिले, मोबाइल से जाकिर नाइक के वीडियोस मिले। जाकिर नाइक को फॉलो करता था आरोपी, जाकिर को सुनता और देखता था डॉक्टर रमीज। धर्मांतरण की तकरीर वाले वीडियोस भी मिले। कई महिला डॉक्टर से भी संपर्क में था। कई महिला डॉक्टर से चैट आई सामने। मोबाइल जांच में कई न्यूड तस्वीरें मिली। पीड़िता के अलावा कई हिंदू लड़कियों से भी बात। मोबाइल को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया। केजीएमयू के डॉक्टर से जुड़ा ये पूरा मामला क्या है, ये भी आपको फिर से बताते हैं। डॉक्टर रमीजुद्दीन नाइक को 10 जनवरी को एक महिला डॉक्टर की शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया था जिसने उस पर अपनी शादीशुदा स्थिति छिपाने, शादी का वादा करके उसका यौन शोषण करने, उसे गर्भपात कराने के लिए मजबूर करने, उसे धमकी देने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया था। केजीएमयू के रमीज मामले में तमाम नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस को जो तमाम नए एविडेंसेस मिले हैं, स्क्रीनशॉट, अश्लील तस्वीरें और चैट से जो डिटेल निकलकर सामने आई हैं, स्पष्ट है कि ये एक लड़की का या एक धर्मांतरण के प्रयास का मामला नहीं है। कई सारी लड़कियों से उसके संबंध थे, उसके पास तमाम चैट्स थे, अश्लील तस्वीरें थी और लगातार वो ऐसी लड़कियों को टारगेट करता था जो नॉन रिलीजियस नेचर की थी। अब इस पूरे मामले में न केवल पुलिस बल्कि दूसरी जांच एजेंसियां भी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। जर्नलिस्ट राजेश गुप्ता के संग अजय दुबे, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, अहम जानकारियां मिल रही हैं। आपने देखा कैसे केजीएमयू के आरोपी डॉक्टर के तार दिल्ली धमाकों से जुड़ते दिख रहे हैं। अब दिल्ली धमाकों से ही कनेक्शन की एक और खबर के बारे में आइए आपको बताते हैं। जम्मू कश्मीर में पुलिस मस्जिदों और मदरसों का डेटा कलेक्शन में जुट गई है। जानकारियां जुटाई जा रही हैं ताकि संदिग्ध गतिविधि ना हो और समय से पहले एक्शन लिया जा सके। जम्मू कश्मीर में मस्जिदों और धर्म गुरुओं से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने इसे लेकर एक फॉर्म जारी किया है जिसमें मस्जिदों की लोकेशन, प्रबंधन, धार्मिक गतिविधियों और इमाम व धर्म गुरुओं की निजी जानकारी मांगी गई है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे सीधा सीधा कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा है। जब दिल्ली धमाकों से जुड़ी जांच सामने आई
तो ये भी सामने आया था कि किसी तरह से उन आतंकियों का कुछ मस्जिदों से कनेक्शन था। एक मौलवी का नाम भी इसमें सामने आया था जिसने उन लोगों का ब्रेन वॉश किया था। हाल ही में एक इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि इरफान अहमद वागे नाम का एक मौलाना था जो नौगाम की मस्जिद में इमामत करता था, लेकिन जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ तो पता चला कि उन डॉक्टरों को इसी मौलाना ने वर्गलाया था, उन्हें कट्टरपंथी की राह पर धकेला था और उसके बाद उन्हें आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के साथ जोड़ा था। क्योंकि ये मामला तब सामने आया जब नौगाम के इलाके में दीवार पर कुछ जैश ए मोहम्मद के पोस्टर पाए गए और जब सीसीटीवी फुटेज से उन 3 लड़कों को पकड़ा गया तो उनसे पता चला कि इरफान अहमद वागे नाम का ये शख्स था जिसने वो पोस्टर लगाए थे। और तहकीकात करते पता चला कि इसने एक डॉक्टरों की टुकड़ी तैयार की है जिन्हें पूरी तरह से रेडिकलाइज किया गया और उन्हें आतंक के राह पर धकेल दिया है। और उनमें से एक था उमर उन नबी जो दिल्ली ब्लास्ट मामले में मारा गया था और उसने कार ब्लास्ट जो था डेड फोर्ट के बाहर किया था जिसमें कई लोग मारे गए थे और कई जख्मी हुए थे। यही एक वजह है कि पूरी तरह से जो है सुरक्षा एजेंसियां हैं चाहती हैं कि ऐसा कुछ आने वाले दिनों में ना हो। लेकिन अब इस मामले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सामाजिक और मानवाधिकार संगठनों ने इसे धार्मिक भेदभाव और निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया है, जबकि पुलिस इसे सुरक्षा से जुड़ा कदम बता रही है। पूरी तरह से सियासत शुरू हो गई है। कुछ मौलवियों के संगठन है उन्होंने इस पे ऐतराज जताया। उन्होंने कहा है कि ये जानकारी इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल मदाखलत है उनके मजहबी इदारों में और उनको लग रहा है कि ये इंटरफेयर कर रही है सरकार उनके मजहबी इदारों में। और हमने देखा है कुछ पॉलिटिकल जमातें भी खुद पड़ी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों के भी डाटा इकट्ठे करने चाहिए और उन्होंने ये तक भी कह दिया है कि RSS का डाटा भी इकट्ठा करना चाहिए। PDP ने कहा है कि एक पर्टिकुलर समुदाय को शक की नजर से देखना कोई अच्छी बात नहीं और वो चाहते हैं कि ऐसा प्रोफाइलिंग बंद कर देनी चाहिए। वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को रोक देना चाहिए। तो वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने मौलवियों से माता पिता और छात्रों को कट्टरपंथी विचारधाराओं से दूर रहने की सलाह देने की अपील की है। उनसे कहा गया है कि वो जुमा नमाज के बाद युवाओं को बताए कि रेडिकलाइजेशन की वजह से किस तरह से कई घर तबाह हो चुके हैं और उन्हें आगाह कराएं कि इसकी वजह से कितना नुकसान देश को हो रहा है और देशवासियों को हो रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि आप हर मस्जिद और मदरसे के वहां पे CCTV कैमरा लगाएं क्योंकि उससे नजर रखी जाएगी कि कोई भी आतंकवादी या कोई ऐसा शख्स मस्जिद में दाखिल ना हो जो यहाँ के अमन और अमान को खराब करे, युवाओं को वर्गलाए। मौलवियों ने बताया कि पुलिस के साथ मीटिंग में क्या तय हुआ है। अगर कोई मशकूक बंदा किसी तरफ से कोई नजर आता है कहीं बाहर का तो उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए और उसके बारे में बताया जाए। हर एतबार से इस चीज को हमने मद्देनजर रखना है कि कोई बंदा ऐसा हमारे बीच में ना हो कि जो हमारे इस अमन को सलामती को पारा पारा करके नफरतों का बीज बो के चला जाए। मस्जिदों और मदरसों की प्रोफाइलिंग करने का मकसद आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगाना है, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट की जांच में मौलवी इरफान अहमद वागे का नाम सामने आया था, जिसमें उस पर आतंकी उमर और उसके सहयोगियों का ब्रेन वॉश करने का आरोप लगा था। ऐसे में पुलिस का कहना है कि मस्जिदों और मदरसों की प्रोफाइलिंग का कदम देश की सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। प्रदीप दत्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। दिल्ली और कनाडा में पिछले 24 घंटों में 4 बड़ी फायरिंग की घटनाएं सामने आई हैं। 3 वारदातों के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जुड़ा है, जबकि एक घटना में रोहित गोदारा गैंग ने जिम्मेदारी ली है। फायरिंग के मामले 2 दिल्ली से आए हैं, जबकि 2 केस कनाडा से सामने आए हैं। दिल्ली से कनाडा तक लॉरेंस गैंग की दहशत। सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग। चौबीस घंटे में 4 जगह फायरिंग। इन 4 तस्वीरों से साफ पता लग रहा है कि गैंगस्टर्स में कानून का कोई खौफ नहीं बचा है, चाहे लॉरेंस बिश्नोई गैंग हो या रोहित गोदारा के गुर्गे। ऐसा लग रहा है कि अपना दबदबा दिखाने के लिए गैंगस्टर्स में होड़ मची हुई है। 2 दिन में 4 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां सरेआम किसी के घर या जिम पर ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है। सबसे ताजा मामला ईस्ट दिल्ली के विनोद नगर का है, जहां एक बिजनेसमैन के घर पर हवाई फायरिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक करोड़ों की रंगदारी मांगी गई थी और पैसे न देने पर फायरिंग की गई।
घटना के बाद दिल्ली पुलिस को बिजनेसमैन ने शिकायत की और सुरक्षा की मांग की गई। दिल्ली पुलिस ने अब उनके आवास पर AK-47 राइफल से लैस 2 पुलिस कर्मियों को तैनात किया है। सर 3 राउंड फायरिंग हुई है। सर कोई फिरौती मांगी गई थी आपको? हाँ, फिरौती तो वो पिछले 4 महीने से मेरे से चल रहा है। ये रेगुलर फोन कर रहे हैं, वो 15 दिन में 20 दिन में कॉल आ जा रही है। वो अपने को बिश्नोई गैंग के बता रहे हैं शुरू से। 2 बार से जो फिरौती मांग रहा है वो बंदा कोई मलिक है, रणदीप मलिक करके कोई नाम बताता है अपना। इससे पहले दिल्ली में ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रोहित खत्री की पश्चिम बिहार जिम के बाहर फायरिंग हुई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रणदीप मलिक ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में लिखा, अगर अगली बार कॉल नहीं उठाई तो तुझे धरती से उठा दूंगा। आई विटनेस के मुताबिक बाइक पर सवार 2 बदमाश जिम के बाहर रुके और अचानक से फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस को घटनास्थल से कई खाली खोखे बरामद जो है वो मिले हैं। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया है। दहशत की ये गूंज कनाडा में भी अपने पैर पसार रही है। कल लॉरेंस गैंग ने कनाडा में फायरिंग करवाई। इस फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है। जसवीर ढेसी नाम के शख्स के घर फायरिंग कराने का दावा किया गया है। वहीं अब रोहित गोदारा गैंग भी पीछे कैसे रहता। कनाडा के नॉर्थ रिज ड्राइव और ब्रैडफोर्ड में फायरिंग हुई। रोहित गोदारा गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। महेंद्र दिलाना ने धमकी भरे पोस्ट में लिखा कि अगली बार गोली घर पर नहीं छाती पर चलेगी। दिल्ली पुलिस और कनाडा की एजेंसियां इन घटनाओं की जांच में जुटी हैं। दिल्ली में 2 जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। कनाडा में भी पुलिस ने फायरिंग के वीडियो की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात उत्तर प्रदेश की करते हैं और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहां-कहां एनकाउंटर्स हुए। यूपी पुलिस ने 4 बड़े शहरों में एक्शन लिया है। फिरोजाबाद, अमरोहा, गाजीपुर और प्रतापगढ़ में मुठभेड़ के ताजा मामले सामने आए हैं। पुलिस की गोली से ज्यादातर बदमाश लंगड़ाते हुए सीधे अस्पताल पहुंचे। 24 घंटे में 4 एनकाउंटर। यूपी पुलिस की अपराधियों के साथ ताबड़तोड़ मुठभेड़। पुलिस की चली गोली तो लंगड़ाने लगे बदमाश। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर जारी हैं। बीते 24 घंटों में 4 अलग अलग शहरों में मुठभेड़ की खबरें आई हैं। फिरोजाबाद, अमरोहा और प्रतापगढ़ से हम आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रही हैं, जहां पुलिस के एक्शन के बाद बदमाशों का रिएक्शन बिगड़ गया। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस और लुटेरों के बीच एक भीषण मुठभेड़ हुई, जिसके बाद 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनके पास से लूट के मोबाइल और अवैध हथियार बरामद हुए। यहाँ पे पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें अभिषेक नाम का बदमाश जो गड़ी पारा का रहने वाला है, अंतु क्षेत्र का, इसके बाएं पैर में गोली लगी है। इसने कल छिनैती की घटना कारित करी थी और इससे घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, पर्स व मोबाइल बरामद हो गया। इसका अन्य साथी जिसका नाम रंजीत है, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। इनसे कुछ अन्य सामान भी बरामद किया गया है। गाजीपुर में पुलिस ने एक शातिर गौ तस्कर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। गौ तस्कर के दाहिने पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच एक तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार होने में भी कामयाब रहा, जिसकी तलाश जारी है। घायल बदमाश के ऊपर मिर्जापुर, चंदौली सहित गाजीपुर में गौ तस्करी सहित गैंगस्टर में कुल 5 मुकदमे दर्ज हैं। मौके से 15 गोवंश भी बरामद हुए। मैनपुर टाल के पास दोनों तरफ से अपने आप को घिरा हुआ पाकर उस संदिग्ध वाहन में जो बदमाश थे, उनके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर किया गया, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा भी उस वाहन में सवार बदमाशों के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश के पाँव में गोली लगी है तथा जो दूसरा बदमाश था वो पुलिस टीम को चकमा देते हुए वहां से फरार हो गया। यूपी के फिरोजाबाद में एक शातिर अपराधी ऋषभ को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में ऋषभ के पैर में गोली लग गई थी। घायल होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया है। साल 2026 शुरू होते ही आरोपी ऋषभ ने चोरी और लूटपाट की 2 घटनाओं को अंजाम दिया था।
सूरज अपने एक साथी के साथ वहां आता हुआ दिखा है। पुलिस ने उसको रोकने का इशारा किया है। पुलिस को देखते ही इन दोनों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया है। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग किया है, जिससे सूरज के पैर में गोली लगी है। उसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहां पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। अमरोहा पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश कलीम के साथ मुठभेड़ हुई। आरोपी ने अपनी घेराबंदी देख पुलिस पर गोलियां चलाईं। जवाबी फायरिंग में आरोपी कलीम के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस के सामने वो हाथ जोड़ता दिखाई दिया। आपको बता दें कि कलीम ने एक शख्स की उसकी पत्नी के सामने पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस से गिरता देख इसने पुलिस पे फायर किया। आत्मरक्षा पुलिस टीम ने भी इस पर फायर किया, जिसमें इसके पैर में गोली लगने से ये घायल हो गया। तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। क्लियर मैसेज है कि गुंडों और बदमाशों की खैर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। महाकुंभ में कही जाने वाली सबसे खूबसूरत साध्वी के रूप में चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने धर्म की राह छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी प्रयागराज से ही चर्चित होने वाली हर्षा प्रयागराज में ही माघ पूर्णिमा पर संगम स्नान पर पुरानी ग्लैमरस दुनिया में लौटेंगी। महाकुंभ की पोस्टर गर्ल का ऐलान। हर्षा रिछारिया छोड़ेंगे धर्म। आखिर हर्षा ने धर्म से क्यों मुंह मोड़ा? महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया ने अब धर्म की राह छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोमवार को वीडियो जारी कर कहा, महाकुंभ 2025 से शुरू हुई कहानी अब खत्म हो रही है। इस एक साल में मैंने बहुत सारे विरोध का सामना किया है। अब मौनी अमावस्या के बाद धर्म के रास्ते को छोड़ूंगी और अपने पुराने प्रोफेशन में जाऊंगी। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए एनडीटीवी ने उनसे बात की। मैं सनातन प्रचारक थी, सनातन का प्रचार कर रही थी। वो अब मैंने छोड़ने को मैं मजबूर हो गई हूँ, उस प्रचार को, उसको विराम देने को मजबूर हो गई हूँ और अब मैं वापस अपना एंकरिंग और एक्टिंग का काम स्टार्ट करूंगी। बिल्कुल हर्षा, लेकिन सभी ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि अब आप सनातन के प्रचार से दूरी बना रही हैं? देखिए, इन एक सालों में मुझे लगता है मैंने हर संभव कोशिश की है चीजों को आगे ले जाने की, युवाओं को धर्म से जोड़ने की, युवाओं को नशे से दूर रखने की। लड़कियां आज सोशल मीडिया के माध्यम से जो गलत दिशा में जा रही है नेम फेम के लिए, उनको सही दिशा, नेम फेम की सही दिशा समझाने की कोशिश की है। लेकिन उसके बाद जब आप कोशिशें करते जाते हो, बराबर करते जाते हो, तो क्या होता है, एक समय के बाद साथ देने वाले कम लेकिन विरोध करने वाले ज्यादा होते हैं। और विरोध करने वाले भी, आपको समाज से फर्क पड़ना एक समय के बाद बंद हो जाता है, क्योंकि आपको ये लगता है कि जब चलो आप ईश्वर के लिए कर रहे हो, ईश्वर आपके साथ है। लेकिन जिन धर्म गुरुओं का हम आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, जिनका हम मार्गदर्शन चाहते हैं, कहते हैं ना कि आजकल आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करो, कहीं भी जाओ, एक गुरु का मार्गदर्शन, एक गॉड फादर जरूर चाहिए होता है, जो आपको सही गलत रास्ता दिखाता है। जब आपको वो भी मिलना बंद हो जाता है, लोग, वो धर्म गुरु कुछ जो ये चाहते ही नहीं है कि आप उस रास्ते पे आगे बढ़ो, ये चाहते ही नहीं है कि आप वहां से आगे निकलो, आपका नाम हो या लोग आपसे जुड़े या आप कोई भी काम करो, वो बार बार आपके रास्ते में रुकावटें, कांटे बिछाते जाते हैं। एट द एंड आप ये सोचते हो कि यार धर्म गुरु से मैं कैसे, किस बात की लड़ाई करूं। अंत में आप वो रास्ता छोड़ने का ही फैसला बना लेते। देख रहा है इंडिया में, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे। देश के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर राव इंद्रजीत यादव ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है और क्यों कई राज्यों की पुलिस इस गैंगस्टर के पीछे पड़ी है। आइए देखते हैं दुबई से अजय दुबे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एक इंटरनेशनल क्रिमिनल जिसकी तलाश कर रही हैं भारतीय एजेंसियां। सबसे पहले मैंने पुलिस वाले की शिकायतें की हैं, तो पुलिस वाले आपके दुश्मन कैसे बन गए? उस तक पहुंचा एनडीटीवी। जीवन में कभी भी आईपीएस पूर्ण कुमार साहब से कोई किसी प्रकार का
तालमेल, बातचीत, संपर्क, कन्वर्सन कुछ भी नहीं। ये आपका नाम क्यों लिया? ये मैं कह रहा हूँ। और आप सोचो, चलो बदमाश ले रहा है, ठीक है, मानता हूँ मैं। आप ये आपका नाम पुलिसकर्मी ले रहा है। कहानी है ना, मैं डरने वाला हूँ ना दबने वाला हूँ। कभी म्यूजिक डायरेक्टर तो कभी गैंगस्टर, कभी बाहुबली तो कभी स्ट्रॉन्गमैन, तो कभी डील कराने वाले, तो कभी सेटर। ये सारी जो बातें हैं ये एक ही आदमी के इर्द गिर्द हैं जो इस वक्त दुबई में है। और एनडीटीवी पहला ऐसा चैनल है जो इन तक पहुंचा है। इस समय इनके नाम की हरियाणा और पूरे देश में चर्चा है। इनका नाम है राव इंद्रजीत यादव, जो कि हरियाणा के रेवाड़ी के रहने वाले हैं। इंद्रजीत, आप थे म्यूजिक डायरेक्टर, तो ये गैंगस्टर बनने का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताओ। देखो जी, मैं म्यूजिक डायरेक्टर नहीं था, मेरी प्रोडक्शन कंपनी है, हमारा प्रोडक्शन हाउस, और गैंगस्टर बना दिया गया। मैंने गैंगस्टर का सफ़र नहीं शुरू किया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये एक पूरा नेक्सस, जिसमें गैंगस्टर मिले हुए हैं, जिसमें कुछ पुलिस के लोग मिले हुए हैं, जिसमें ये फाइनेंसर का पूरा नेक्सस मिला हुआ है। और शिकायत किसने की पहले? मैंने की है। एफआईआर पहले मैंने किया है। आप जब ये पूरा जो ये मकड़ जाल इन फाइनेंसरों का जो ये है, जब ये भंडाफोड़ होने लगा, वो भी गुड़गांव जैसे शहर में, और ये इनकी जड़ें सिर्फ गुड़गांव में नहीं है, ये देश के कई ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे बिजनेसमैन हैं जहाँ पे ये लोग ऑलरेडी पैसे देते थे और फिर उनके साथ लूट खसूट करते थे। जैसा पुलिस बता रही है कि भाई इंद्रजीत ये काम करता था, आप बताओ हमने किसको फाइनेंस दिया, हमने किसको फाइनेंस का काम करा? भाई गैंगस्टर तो मैं जब हूँगा जब हमने किसी से एक्सटॉर्शन किया होगा, किसी को फ़ोन किया होगा, किसी से पैसे लिए होंगे। कोई एक शिकायत दिखाओ हमारी, कोई एक मुकदमा दिखाओ आप। ये तो सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं और ये पैदा की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। आप पे आरोप ये है, जो आप कह रहे हैं कि आप विक्टिम हैं, आप पर तो ये आरोप है कि आप एक स्ट्रॉन्ग मैन हैं, हथियार के साथ जाते हैं, जो लोन के डिस्प्यूट हैं वो आप सुलझाते हैं, आप डीलिंग करवाते हैं और पैसा लेते हैं। हथियार मेरे पास तो आज तक एक लाइसेंसी पिस्टल नहीं है। हथियार किस चीज़ का हथियार, कौन सा हथियार के साथ मैं जाता हूँ? अब मेरे को कोई पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है तो वो डिपार्टमेंट ने दी है, मेरे तो बनाए हुए है नहीं। उन्होंने क्या दी होगी तो उनका अपना एक सिस्टम रहा होगा, उन्होंने कोई जांच के दी हुई होगी, ऐसे दे दी होगी। अब वो पुलिस वाले हैं तो उन पे तो हथियार रहेंगे ही, क्योंकि वो तो सुरक्षा के लिए हैं। और कोई ऐसा कौन सा हथियार जो मैं लेके चलता हूँ? दिसंबर 2024 में एक मर्डर हुआ रोहतक में, मंजीत का मर्डर हुआ जो कि फाइनेंसर था। उस हत्याकांड में नाम आया हिमांशु भाऊ गैंग का। तो हिमांशु भाऊ गैंग के साथ आपका नाम आया कि भाई आप भी इस हत्याकांड में शामिल हो और अभी उस केस में आप आरोपी हो। तो हिमांशु भाऊ गैंग आपने कब ज्वाइन किया था? नहीं, मेरा किसी हिमांशु भाऊ और किसी भी गैंग से कोई मेरा कनेक्शन नहीं है, कोई मेरा लेना देना नहीं है। ये सारे पार्ट है इस फाइनेंस के। जब ये अपोलो वाला एपिसोड स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले मेरे पास संपत नेहरा का फोन है। आपको मैं वो रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूँ, मैंने एफआईआर कराई। ये साफ साफ मुझे कह रहा है, जिस मनीष का नाम ले रहा है, ही इज CFO इन अपोलो। तो ये कह रहा है भाई तू इनके बीच से हट जा। यही मैं कहते आ रहा हूँ। इसकी मेरे पास थ्रेट आई, मेरे पास फोन आया, मैंने डिपार्टमेंट को कंप्लेंट दी, इसके खिलाफ एफआईआर हुई। उसके बाद नहीं तो गैंगस्टरों की दुनिया में जो उनका बिजनेस है उन पर आप कब्जा कर रहे होंगे, तभी उनका फोन आया, कुछ धमका रहे हैं? नहीं, गैंगस्टरों की बिजनेस पे मैं कब्जा नहीं कर रहा। मैंने पहले ही बताया गुप्ता जी ये मेरे पड़ोसी हैं। अब आप मेरे पड़ोसी हो, आपने कहा कि भाई मेरे को कुछ पैसों की मदद करनी है, मैंने आपको कुछ पैसे दे दिए, आपने अपनी प्रॉपर्टी हमें दे दी। अब चलो आपको कुछ लोग आ रहे थे ऑफिस में और सता रहे, तो क्या मैं मानवता से आपकी मदद नहीं करता? अच्छा, गैंगस्टरों को मैंने क्या किसी को धमकी दे दी क्या? हमने तो किसी भी माध्यम से दिए होंगे, इनको पैसे ही वापस दिए होंगे ना, जो भी इनके इन्वेस्टर थे, एंड ऑफ द डे उनको पैसे ही मिले ना। लेकिन लूट के चक्कर में, ज्यादा ब्याज, उगाही, पेनल्टी के चक्कर में ये इन्वॉल्व है। मंजीत के हत्याकांड के बाद आपको, अगर आपका नाम आया था तो आपको पुलिस के सामने जो कानून है उसका सामना करना था। आप उसके बाद 2-3 महीने बाद देश छोड़कर भाग गए, दुबई आ गए। आपको मुकेश जी यही एक समझनी बात है, मंजीत वाले केस में मेरा कोई नाम नहीं था।
और मंजीत वाले केस में मेरा जो नाम है वो मार्च 2025 में जोड़ा गया है। अच्छा। वो घटना शायद अक्टूबर नवंबर 2024 की है। मैं आया था 20 जनवरी 2025 को। जब सर्च के दौरान 150 STF वाले वहाँ पहुँच गए, ना कोई नोटिस, ना कोई लेना, ना कोई देना, ना कभी कुछ बताया, जबकि वही नरेंद्र चौहान ने 19 दिसंबर को मुझे बुलाया था और तब भी उसका यही रवैया था। इनडायरेक्ट वे में उसने यही कहा मेरे को। उससे क्या दुश्मनी आपकी? वो तो वो जान मेरी दुश्मनी नहीं है, दे आर द पार्ट ऑफ दिस नेक्सस, समझो आप। लेकिन वो तो कह रहे हैं आप पार्ट हो नेक्सस के। तो वो प्रूव करें, वो बताएं। भाई आपने मेरा कोई चीज़, आप सोचो मैं 20 तारीख को जब आया हूँ, जितने मुकदमे में मेरा नाम डाला या जोड़ा मेरे आने के बाद जोड़ा, उससे पहले क्यों नहीं था एक? आप ये बताइए मुझे कि 4 अगस्त 2025 को फाजिल पुरिया जो सिंगर हैं, काफ़ी नामी सिंगर हैं, उनके काफिले पर वो जा रहे थे और वो केस मैंने कवर भी किया है, उन पर फायरिंग हुई। हालांकि वो बच गए। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आती है और उस पोस्ट में 2-3 नाम लिखे होते हैं, दीपक नांदल का, और उसमें एक नाम आपका था और उसमें ये लिखा होता कि पैसे का डिस्प्यूट था इसलिए हमने फायरिंग करवाई। मेरा कभी किसी प्रकार का फाजिलपुरिया से 1 रुपए का भी कोई लेन देन नहीं था, कोई डिस्प्यूट नहीं था। अब वो किसका पोस्ट आपने किया था वो? नहीं, मैं क्यों करूँगा पोस्ट, मेरा क्या लेना देना है? फाजिलपुरिया मेरे भाई जैसा है, मेरा उससे ऐसा कोई, उस दिन भी मैंने फाजिलपुरिया को मैसेज किया, मेरी बात हुई, मैंने कहा भाई मेरा कोई कंसर्न नहीं, कौन क्या कर रहा है मुझे इससे आइडिया नहीं। इसके ठीक बाद 4 अगस्त 2025 को फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की गुरुग्राम में हत्या कर दी गोली मार के। फिर एक पोस्ट आता है सोशल मीडिया पर और उस पोस्ट में भी आपका नाम है। सेम चीज़ है, सेम थ्योरी जो चल रही है उसी को रिपीट करते हैं। अच्छा। आप ये देखो, कोई भी बदमाश हो या कोई भी ये सब काम करता हो, मेरे को फर्जी अकाउंट पे पोस्ट डालने की क्या जरूरत थी अगर मैं ही कर रहा होता तो? मेरा किसी चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। कौन डाल रहा है, कौन डलवा रहा है, कौन क्या कर रहा है। हम लोग भी देखिए सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, हमारा म्यूजिक लेवल है, हमारे लगभग हमारी कंपनी के अंदर 7 से 8 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, हमारा अपना एक व्यूअरशिप है 5 बिलियन महीने का। हम आप देखेंगे हमारे 600 मिलियन के गाने हैं। हमें खुद, मेरा अपना इंस्टा अकाउंट है, मेरे 13 लाख फॉलोअर हैं। ये सब ख्याति अगर मुझे पानी होती तो मैं अपने पे डालता, लेकिन ये सब बकवास है, ये सब एक नेक्सस है जो ये काम पहले दिन से कर रहा है। आप ये देखो, कमाल की बात है, जितने भी मुकदमे आए वो कब आए? जब मैंने इन पुलिस वालों की शिकायतें करी। सबसे पहले मैंने पुलिस वालों की शिकायतें की हैं। तो पुलिस वाले आपके दुश्मन कैसे बन गए? उनसे क्या डिस्प्यूट है आपका? वो मेरे दुश्मन नहीं है, वो पुलिस वाले इन फाइनेंसरों के पार्टनर हैं। अच्छा। वो पुलिस वाले इन फाइनेंसरों के साथ काम करते हैं। आप ये देखो, एक सिपाही, और सेम आरोप वो आप पे लगा रहे हैं। अरे कि आप डीलिंग करवाते हैं। आप जांच करें ना इस चीज की, जांच तो चल ही रही है, कोर्ट में हम चले गए। 18 अगस्त 2025 को गुरुग्राम में यूट्यूबर और बिग बॉस विनर एल्विस यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। 2-3 लोग आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। फिर एक सोशल मीडिया पोस्ट आता है हिमांशु भाव गैंग की तरफ से, मैंने भी, और उसमें आपका नाम लिखा हुआ था। मैंने भी सोशल मीडिया से देखा हो। एल्विस छोटा भाई है। वो छोटा भाई आपका? बिल्कुल छोटा भाई। आपने बात की उसके बाद? एल्विस से नहीं, मेरी फोन पे बात नहीं, बट पहले जब मैं वहाँ था एल्विस से बहुत बात होती थी, मिलता रहता था मैं एल्विस से। हमारा एक भाई है, उनके साथ ही उठता बैठता वहीं रहता है। तो मतलब वो पोस्ट में आपका नाम क्यों डाल दिया गया? हिमांशु भाव गैंग के साथ आपको लगातार जोड़ा जा रहा है। डालने वाले जाने और डलवाने वाले जाने। अच्छा। ये तो वही जाने। मैं भाग के आ गया, ये सब कहानी है ना। मैं डरने वाला हूँ ना दबने वाला हूँ, सबने भगवान को प्राण देने, आज निकल देने। लेकिन जो ये खेल, डराने वाले हो नहीं, क्यों डराएंगे? मोटो क्या है मेरा डराने का? आपके नाम से तो दहशत है वहाँ हरियाणा में। किसने बनाई भाई? ये सब आप जैसे भाइयों का काम है, सोशल मीडिया पे बना दिया स्ट्रॉन्गमैन बाहुबली। अरे मेरे भी परिवार हैं, बच्चे हैं, आप समझो। डर तो हम लोग रहे हैं, मेरे परिवार वाले डर रहे हैं इस माहौल में। हर आदमी जानने लग गया। कल हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में एडीजी रैंक के अधिकारी थे YS पूरन कुमार, उन्होंने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद एक ASI संदीप लाठर ने खुद को गोली मारी, आत्महत्या कर ली। उसके जो आखिरी वर्ष थे उसमें उसने कहा कि YS पूरन कुमार आपके साथ मिलकर 50 करोड़ रुपए की डील कर रहे थे और आप मंजीत वाले केस में उनसे अपना नाम FIR में निकलवाने के लिए 50 करोड़ रुपए उनको दे रहे थे। देखो, पहले तो दोनों दिवंगत आत्माएं आज भगवान के चरणों में, स्वर्ग में। मेरा जीवन में
कभी भी आईपीएस पूरन कुमार साहब से कोई किसी प्रकार का तालमेल, बातचीत, संपर्क, कन्वर्सन कुछ भी नहीं हुआ। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। अब एसआईटी जांच कर रही है। देखो, अब मैं इसमें बहुत कुछ कहूंगा तो वो भी ठीक नहीं रहेगा, लेकिन आप सोचो एक एएसआई अगर वो सच में आईपीएस पूरन कुमार साहब से पीड़ित था या उनकी वजह से परेशान था, तो उनके जाने के बाद तो स्वतंत्र था। उस पे ऐसी क्या प्रेशर आ गई, ऐसा क्या आ गया कि भाई वो सुसाइड कर गया? नहीं तो उसने भी आपका नाम क्यों लिया? यही मैं कह रहा हूँ। हाँ। और आप सोचो, चलो बदमाश ले रहा है, ठीक है, मानता हूँ मैं, आपका नाम पुलिसकर्मी ले रहा है, क्या ले रहा है आप सोचो। मैं यही तो कह रहा हूँ, डीलिंग करे, पुलिस डीलिंग करे। वो ये कहता है कि इंद्रजीत की और पूरन कुमार साहब की डील हो गई। जो आदमी ये कहता हो उसी रिकॉर्डिंग में कि मेरा आईपीएस तो बेईमान है, मेरा आईजी बेईमान है और मेरा कप्तान ईमानदार है, मेरा एसपी ईमानदार है, तो वो इंटेंशन ऑफ वीडियो समझो, मेरा नाम लेने की इंटेंशन समझो क्या है। ये सिर्फ उस समय जो मीडिया में माहौल गर्म था, उस मामले को दबाने के लिए ये सारा मैटर हुआ। अब वो वीडियो उसने बनाई, किसी ने बनाई, किसी ने बनवाई, ये सब तो अब एसआईटी चंडीगढ़ जांच कर रही है, उसमें आ जाएगा जो भी है। लेकिन मौत के पहले बहुत कम लोग होंगे झूठ बोलेंगे, मरते समय कौन झूठ बोलता है? तो अब आप ये सोच लो, तो पूरन कुमार साहब भी ने भी तो उनका भी तो उन्होंने सुसाइड किया है, तो क्या वो झूठ बोल रहे थे? अभी मैं आता हूँ उस पर कि रोहित गुजारा के साथ आपका एक ऑडियो वायरल है जिसमें वो बात कर रहा है कि भाई मेरे 5-6 लड़के हैं, इनका मामला सेटल करवा दो, कुछ तरह की बात हो रही है, और आप उससे भाई भाई करके बात करो, जी भाई कराता हूँ। रोहित गुजारा तो इतना बड़ा गैंगस्टर है, उसके साथ भाईचारा निभा रहे हो आप बात ऑडियो में। बिल्कुल सही जी भाई। मैंने भी ये ऑडियो परसों किसी एक चैनल के माध्यम से सुनी, और हमारे जो आईजी एसटीएफ साहब हैं बाल्यान साहब, उनकी भी एक वीडियो कन्वर्सेशन के साथ में वो ऑडियो अटैच करके मैंने सुनी। देखिए क्या होता है, बाल्यान साहब बड़े अच्छे और ईमानदार अधिकारी हैं, साउथ कैडर के हैं, साउथ से हैं, हमारे हरियाणा कैडर के हैं। क्या होता है, बाल्यान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि इस फाइनेंस के काम में गैंगस्टर मिलके पंचायत कर रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि भाई इस फाइनेंसर के काम में ये पुलिस वाले, फाइनेंसर और गैंगस्टर मिले हुए, समझिएगा आप। लेकिन यहाँ जो पुलिस वाले हैं, जो जिन अधिकारियों का मैंने नाम लिया है, उस 15 मुकदमे हैं आप पे, जिसमें 2 मर्डर के गैंगस्टर तो आप भी हो ना, आपको भी गैंगस्टर कहा जा रहा है। उस पे भी आएंगे, उस पे भी आएंगे, आप उस पे भी एक मुकदमे पे आएंगे, 15 छोड़िए, हम एक पे बात करेंगे अभी। जब उसके अंदर हमारे एक हरियाणा में कहावत है, भाई अपनी छाया को खट्टी कौन बताएगा, क्योंकि जो जिन पे मैं एलिगेशन लगाए हैं, जिन अधिकारियों को, जिन इंस्पेक्टर को, जिन सिपाहियों पे मैंने शिकायत की है, दे आर पार्ट ऑफ सीआईए एंड एसटीएफ। रही रोहित गुजारा की जो रिकॉर्डिंग आ रखी है, तो कहता है भाई मेरे 4-5 आदमी हैं, उनका थोड़ा देख लेना, उनका ब्याज ऊपर नीचे करके निपटवा देना। अब कोई मुझे फ़ोन करेगा, मैं क्या कहूँगा? मैं कोई गाली बकूँगा उसको, मैं उसको धमकी दूंगा, मैं यही कहूँगा भाई ठीक है, कौन है, उनको भेज देना, बता देना। फिर उसने कहा भाई कुछ और हो तो बताना, मैंने कहा भाई अभी कुछ नहीं है, होगा तो बताऊंगा। अभी हाल ही में आपके यहाँ ईडी ने रेड की, जो पहली रेड हुई उसके बाद ईडी का बयान आया और उसमें लिखा था कि कुछ बड़ी कंपनियां जिनमें अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड भी शामिल है, झज्जर के डीगल इलाके में प्राइवेट फाइनेंसरों से नगद में भारी रकम उधार लेती है और बदले में पोस्ट डेटेड चेक देती है। जब इन लोन को लेकर विवाद होता है तो इंद्रजीत यादव यानी कि आप स्ट्रॉन्ग मैन बनकर बीच में आता है, धमकी, हथियारबंद गुर्गों और लोकल गैंग के जरिए जबरन सेटलमेंट कराता है। यानी कि आपको कहा कि आप डीलिंग करवाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैन हैं और इस तरह से आपने पैसा कमाया है। मुकेश जी, ये बात सही है कि डीगल के कुछ लोगों का, नॉट इवन डीगल, हरियाणा के बहुत से गांवों से इधर उधर से लोगों का पैसा खाली अपोलो में नहीं, अपोलो जैसी काफ़ी कंपनी हैं जिनमें इन लोगों का पैसा लगा होता है। अब ये क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, ये कंपनी का अपना कंसर्न है। मैंने किसी की कोई सेटलमेंट नहीं कर रही, समझना आप। गुप्ता जी हमारे परिचित आदमी थे, मेरे पड़ोसी थे। उनने जब मेरे से संपर्क करा, जब मेरे से बात हुई, चूंकि मैं भी लोकल था, ये भी लोकल थे, बहुत से लोग आपस में जानने वाले थे। अब पंचायत में कोई बात होती है, अब गांव में कोई झगड़ा हो गया तो पंचायती बैठ के बात होगी तो वो सेटलमेंट नहीं कहेंगे आप, सेटलमेंट तो ये होती है ला भाई तू मुझे क्या देगा। लेकिन आरोप ये है कि आपने जो पैसा कमाया वो इलीगल तरीके से कमाया
और टैक्स बहुत कम दिया। ये ईडी का आरोप है कि आपने टैक्स बहुत कम दिया, इलीगल तरीके से डीलिंग करवा के स्ट्रॉन्ग मैन बन के ऐसे पैसा कमाया, और आज आप सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं, महंगी आपके पास महंगी गाड़ियां हैं, दुबई में भी आपने अच्छा कुछ कर रखा है। तो ये सब कुछ पिछले कुछ सालों में अचानक कैसे हो गया इतना? नहीं, पैसा कमाना कोई आसान बात तो है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं पिछले 5 साल से म्यूजिक कंपनी चला रहा हूँ, ठीक है। मेरी अपनी कंपनी का 100 करोड़ के आसपास का हमारा वॉल्यूम रहा है, और जितनी भी प्रॉपर्टी मेरे पास हैं, तो हर प्रॉपर्टी पे हमारा लैब है, हर प्रॉपर्टी पे लोन है, बैंक से लोन है, कोई भी गाड़ियां हमारे पास है तो सब पे एक ऑटो लोन है। अब ये लोन उसी को मिलता है जो टैक्स जमा करता होगा, ये लोन उसी को मिलता है जो कंपनी जीएसटी पे करती होगी, ये लोन उसी को मिलता है जो आईटीआर भरता होगा। ये गाड़ियाँ महंगी आपको, मैंने कुछ सोशल मीडिया पर वीडियोस देखे, आप बड़ी गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं, प्राइवेट जेट पर आप घूम रहे हैं, तो ये सब क्या शो ऑफ? मतलब प्राइवेट जेट पे घूमना शो ऑफ नहीं होता। अब हमें कहीं जाना है, समय कम है, या कोई हमारी ऐसी मीटिंग है, तो अब वो तो पैसा कोई प्राइवेट जेट गया, उसकी इनवॉइस आई, कंपनी ने पे कर दिया। अब तो आपका दावा ये कि सारा पैसा आपने म्यूजिक कंपनी से कमाया है? हाँ, हमारा 80% पैसा, 90% पैसा हमने म्यूजिक के बिजनेस से कमाया है। 100 करोड़ का हमारा वॉल्यूम है। आज आप देखेंगे तो काफ़ी 100 मिलियन से बड़े बड़े गाने हमारे, काफ़ी बड़े बड़े गाने। ईडी ने आपके यहाँ पहली रेड की तो उसमें 5 लग्जरी कारें, 17 लाख रुपए कैश, बैंक लॉकर, दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, डेटा बरामद हुआ। और जांच में खुलासा हुआ कि आपने एक वेबसाइट और पोर्टल बनवाया हुआ था जिसके जरिए आप कॉरपोरेट कंपनियों और प्राइवेट फाइनेंसरों के बीच में लोन सेटलमेंट का खेल खेल रहे थे। नहीं, देखिए, ईडी एक विंग है, एक जांच एजेंसी है, उनके पास जो भी इनपुट आया होगा वो अपना काम कर रही है। अभी मेरे पास नोटिस भी ईडी का आया, तो उसमें जो भी इलीगल उनको रिप्लाई करना है, जो भी है वो हमारी टीम देख रही है और उसका हम जवाब देंगे। चलिए, आप तो आप हैं, जो आपके मित्र लोग हैं, जिनमें दिल्ली के सरपरी बिहार में अमन कुमार हैं, और दिल्ली में वेस्टर्न ग्रीन्स का जो इलाका है जहाँ पर सैकड़ों करोड़ का एक फार्म हाउस है सुनील गुप्ता का, उनके यहाँ जब आपके केस में ईडी रेड करती है तो क्या मिलता है? 6.22 करोड़ रुपए कैश मिलता है, 17 करोड़ से ज़्यादा गहने मिलते हैं जो कि एक सूटकेस के अंदर रखे हुए थे, और 35 करोड़ की संपत्तियों के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। तो ये पैसा किसका है? देखिए, मैंने भी मीडिया के माध्यम से देखा कि भाई इंद्रजीत के यहाँ पे सर्व विहार में रेड पड़ी और ये सब मिला। मैं जीवन में मैं आज तक सर्व विहार नहीं गया। सर्व विहार कहाँ है मुझे ये भी नहीं पता, कौन अमन है मैं ये भी नहीं जानता। और जब प्रॉपर्टी के पेपर मिले हैं, जैसा आप बता रहे हो, मीडिया बता रही है, तो उसमें लिखा होगा प्रॉपर्टी किसके नाम है। अगर वो मेरे से कंसर्न होंगी तो वो मेरा नाम मिल जाएगा उसमें। तो आपको सुरक्षा मिली हरियाणा में, आपके बहुत सारे वीडियोस हमने देखे हैं कि आप एक बड़ा काफिला लेकर चलते हैं, महंगी गाड़ियाँ, बड़ा काफिला, तो एक सुरक्षा कैसे मिल गई आपको? सुरक्षा मेरे को मिली तो वो आईबी के इनपुट से मिली। क्या इनपुट था? थ्रेट असेसमेंट पे मिली, जो मैंने मुकदमे कराए, जो मेरे पास थ्रेट आए, इनसे बड़े कौन लोग थ्रेट देंगे। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा के जो एसटीएफ के आईजी हैं, उनका एक बयान आया, उन्होंने कहा कि आप समाज के दुश्मन हैं, एंटी सोशल एलिमेंट हैं, आप गैंगस्टर हैं, और आपकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि आप अपराधी हैं। अपराधी की बातों पर क्या विश्वास करना, लोग क्यों विश्वास करें आपकी बातों पर? देखिए, अपनी लस्सी को कोई खट्टा नहीं बताता, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। क्योंकि मैं जो आरोप लगा रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो पुलिस वाले जो लोग हैं वो उन्हीं की टीम का पार्ट है। अब आदमी एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है। मैं झूठ बोल रहा होता तो कंप्लेंट पहले मैंने की है, महकमे ने नहीं की पहले मेरे खिलाफ। पहले शिकायतें मैंने की है। मैं आज निकल तो मुझे जाना ही है, ऐसा नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि जाएंगे इंडिया? 100% जाएंगे, 100% जाएंगे। अच्छा। भारत हमारा देश है, हरियाणा के हम रहने वाले हैं, प्रदेश के। हम लोग इतने दिल से कमजोर आदमी नहीं हैं। आप लोग स्ट्रॉन्ग मैन कहते हैं, हाँ हम स्ट्रॉन्ग मैन हैं अपने इस दिल से, मन से हम बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम भोलेनाथ के भगत हैं, महादेव की पूजा करते हैं। हम जाएंगे और फेस करेंगे सबको। उसके लिए जो आपको भी सारे दर्शक सुन रहे हैं एनडीटीवी के, आप जाएंगे इंडिया? ये निश्चित है, मैं आज कह रहा हूँ हम जाएंगे। हमने हाई कोर्ट में लगा दी है। जो न्यायिक प्रणाली है, जो इसका न्यायिक, जो न्याय अनुसार, कानून अनुसार जो हमें करना है वो हमने प्रोसीड कर दिया है। और आप यकीन मानो, मैं आज कह रहा हूँ, कभी रात
लंबी हो सकती है, कंटिन्यूस नहीं हो सकती। आज नहीं कल सच सामने आएगा। दुबई में आए हुए आपको करीब करीब शायद 1 साल हो गया है। दुबई में क्या करते हैं आप? नहीं, मैं तो अभी फिलहाल अपने यहाँ बैठा हूँ, अपने समय निकाल रहा हूँ। आया था मैं, उन्होंने जाने का रास्ता बंद कर दिया। अब वो जब खुलेगा तो मैं चला जाऊँगा। ईडी आपका वेट कर रही है, एसटीएफ वेट कर रही है आपका, सब बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि आप आइए तो आपके खिलाफ ट्रायल शुरू हो मुकदमों का। 15 मुकदमे पेंडिंग है आप पे। नहीं सर, जो अब ये मुकदमे की सुन लीजिए, जो भी मुकदमे थे, जिस प्रकार के जो पुराने मुकदमे बता रहे हैं, 90% मुकदमे खत्म हो चुके हैं और ये पुलिस को पता है कि वो खत्म हो चुके हैं। उन सब में मैं बरी हो चुका हूँ, इनको पता है, लेकिन इनको वो नहीं दिखाना। कई बार तो ये दिखाते हैं इंटरवल की बाद की फिल्म, कभी ये दिखाते हैं इंटरवल की पहले की फिल्म। जो एफआईआर, जो मुकदमे इन्होंने गुड़गांव कोर्ट में दिए, एक चैनल के माध्यम से मैं लिस्ट ऑफ केसेस देख रहा था, वो 90% खत्म है। 15 में से बाद के जो 5-6 मुकदमे, 7 मुकदमे इन्होंने गढ़ दिए। जब मैं वहाँ था ही नहीं तो पीछे से इन्होंने गैंगस्टर बना दिया, बाहुबली बना दिया, स्ट्रॉन्गमैन बना दिया। तो यही बनाने वाले हैं, यही करने वाले हैं। तो बिल्कुल ये जो इंटरव्यू है ये दुबई की एक अननोन लोकेशन से है, जहां पर राव इंद्रजीत यादव मेरे साथ में हैं और इनका ये प्रॉमिस, इनका ये दावा है, इनका कहना ये है कि ये इंडिया ज़रूर आएंगे और जांच एजेंसियों की जो एक जांच का प्रोसेस होता है, जो लीगल प्रोसेस होता है, उसका ये सामना करेंगे। दुबई से मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।